हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में अपरदन, मृदा अपरदन किसके कारण होता है। पहला है भूक्षरण व मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का बाह्य कारक वायु, जल व गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होना, बह या पृथक होकर बह जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक क्षरण, एक होता है त्वरित क्षरण। इसमें हमें क्वेश्चन आता है कि इसमें ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, प्राकृतिक क्षरण या त्वरित क्षरण। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है त्वरित क्षरण। अब पहला प्राकृतिक क्षरण, स्वतः ही प्राकृतिक ढंग से बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप से जो होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक क्षरण, जो धीमा होता है परंतु निरंतर होता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। फिर है त्वरित क्षरण। भूक्षरण की प्रकृति मानव व जानवरों द्वारा सतही भूमि द्वारा पर आवश्यकता से अधिक खनन करने के कारण तेजी से होता है, इसे त्वरित क्षरण कहते हैं। मृदा की 1 इंच मोटी परत बनाने में लगभग 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। वेविरोचन। वेविरोचन किसे कहते हैं, जब क्षरण जल व वायु के संयुक्त प्रभाव से मृदा क्षरण होता है उसे कहते हैं वेविरोचन। भारत में 16.4 टन प्रति हेक्टेयर या इससे ज़्यादा होता है उसे कहते हैं मृदा अपरदन, जो जायज़ 12 टन से कहीं ज़्यादा है। मतलब एक भारत के अंदर होना चाहिए 12 टन तक उपयुक्त है, परंतु हो कितना रहा है, 16.4 टन प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 16.4 टन हो रहा है, जायज़ कितना है, 12 टन। भारत में लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा अपरदन खतरे में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब के कुछ भूमि का 15% भाग मृदा क्षरण से ग्रसित है। भारत में हर वर्ष 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण से जुड़ता है। भारत में लगभग 145 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण उपायों की आवश्यकता है। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक अनवीनीकरण, कृषि का अवैज्ञानिक ढंग, अतिवृष्टि अनावृष्टि, नदी बहाव की गति, अनियंत्रित पशुचारण, भूमि की ढाल, जूमिंग कृषि प्रणाली, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। मृदा क्षरण 2 शक्तियों द्वारा होता है, जल और वायु द्वारा। अब पहले हम पढ़ेंगे जल द्वारा कैसे कैसे होता है। पहला है बौछार क्षरण। बौछार क्षरण यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है और मृदा के कण मूल रूप से अपने स्थान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं और भूमि में जल प्रवेश क्षमता भी कम हो जाती है। क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार व गहनता से प्रभावित होता है। फिर दूसरा है परत क्षरण, सीट इरोजन। बूंदों द्वारा कणा के बिखरने के पश्चात वर्षा के जल पूर्ण स्तर पर मिट्टी की पतली परत को अपने साथ बहा ले जाती है। यह सबसे खतरनाक और सबसे हानिकारक अवस्था है, सीट इरोजन वाली परत क्षरण। फिर है रील इरोजन और तीसरे रील इरोजन। परत क्षरण समतल भूमि पर होती है लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल होता नहीं है। इसमें कहीं कहीं पर ढाल जरूर होती हैं, पानी ढाल की ओर बहने लगता है और छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। फिर इससे बड़ी होता है अवनालिका। अवनालिका बोलते हैं गली इरोजन। यह रील क्षरण की बढ़ती अवस्था होती है, ढाल अधिक होती है तो रील क्षरण बन जाता है और गहरी नालियाँ चौड़ी होकर गहरी हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी के कटने के बाद अधो मृदा भी कटने लगती है। फिर है उससे आगे स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन पानी द्वारा भूस्खलन के कारण मिट्टी व चट्टान की बड़ी बड़ी परतें फिसल जाती है और इस प्रकार तलहटी में खेतों को नुकसान पहुंचाता है और यातायात आदि अवरोध पैदा होता है। स्लिप क्षरण का असर स्थानीय है। स्ट्रीम टैक इरोजन, सीसो इरोजन। यह गली आकार 3 मीटर गहराई से कम व 18 मीटर चौड़ाई से कम 8% कम ढाल हो व छोटी इरोजन, छोटी स्मॉल गैली कहलाती है। 3 से 9 मीटर चौड़ाई, 18 से 25 मीटर, ढलान 8 से 15% तक होती है, उसे कहते हैं मध्यम गली। मध्यम गली कहते हैं। फिर है 9 मीटर से अधिक गहराई हो, 25 मीटर से अधिक चौड़ाई हो, 15% से अधिक ढलान हो तो उसे कहते हैं बड़ी गली, लार्ज गली। जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक है जलवायु, स्थलाकृति और मृदा गुण। फिर है जलीय क्षरण को रोकने की विधियाँ। मृदा क्षरण को जैविक विधियों द्वारा सस्य संबंधी उपाय करके समोच्च खेती, भू परिष्करण, मल्चिंग, फसल चक्रण, पट्टियों में फसल बोना, घास संबंधी उपाय, वृक्षारोपण।